13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। लोग अपने घर से खुशियां मनाने निकले थे, लेकिन किसे पता था कि ये दिन इतिहास के सबसे काले पन्नों में दर्ज हो जाएगा। हजारों लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में अपने हक की आवाज उठाने के लिए जमा हुए थे। अचानक वहां पहुंच गया एक अंग्रेज जनरल, जनरल डायर। उसने चारों दरवाजे बंद कर दिए और फिर जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आज फिर आप लोगों के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। ये घटना है 13 अप्रैल 1919 की, दिन था बैसाखी का। अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई थी जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे और उस समय शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था। उस दिन बैसाखी के अवसर पर शहर में मेले का आयोजन हुआ था, तो सैकड़ों लोग मेला देखने आए हुए थे। इसी बीच उन्हें पता चला कि जलियांवाला बाग में सभा की खबर सुनते ही सैकड़ों की तादाद में लोग वहां उस सभा में भाषण सुनने पहुंच गए। तब नेता भाषण दे रहे थे, तभी अचानक जनरल डायर 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गया और सभी सैनिकों के हाथों में भरी हुई राइफल थी और सभी सैनिकों ने बाग को चारों तरफ से घेर लिया और गोलियां चलानी शुरू कर दी। 10 मिनट में कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई गई। जलियांवाला बाग एक ऐसे स्थान पर था जहां से आने और जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। उस रास्ते पर भी सैनिकों ने गेट बंद कर दिया था और मैदान से भागने का कोई और रास्ता नहीं था। मैदान में एकमात्र कुआं था। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद गए, पर देखते ही देखते वो कुआं भी लाशों से भर गया। उस सभा में इकट्ठा हुए आम लोगों पर जनरल डायर द्वारा बड़ी क्रूरता से गोलियां चला दी, जिसमें कई सैकड़ों मासूम लोग मारे गए थे। जलियांवाला बाग कभी जल्दी नामक आदमी की संपत्ति थी और इस बाग में जो पट्टिका लगी है उस पर लिखा हुआ है कि 120 इंसानों की लाश से तो सिर्फ कुएं से मिली है। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों की सूची है, जबकि जलियांवाला बाग में कुल 388 शहीदों की सूची है और ब्रिटिश राज के अभिलेख इस घटना में 200 लोगों के घायल होने और 369 लोगों के शहीद होने की बात कही गई, जिसमें से लगभग 337 पुरुष और 41 नाबालिग लड़के। एक 6 हफ्ते का बच्चा था। बल्कि सच तो ये है, अनाधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1000 से अधिक लोग मारे गए और 2000 से अधिक संख्या में लोग घायल हुए थे। और उस दिन शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, जिसके कारण घायलों को इलाज के लिए भी कहीं ले जाया नहीं जा सका, जिसकी वजह से लोगों ने वही तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। एक बार आप सोच कर देखिए वो मंजर कैसा रहा होगा। वही आधिकारिक रूप से मरने वालों की संख्या 379 बताई गई, जबकि पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार लगभग 1300 लोग मारे गए। स्वामी श्रद्धानंद के अनुसार मरने वालों की संख्या 1500 से अधिक थी, जबकि अमृतसर के तत्कालीन सिविल सर्जन डॉक्टर स्मिथ के अनुसार मरने वालों की संख्या 1800 से अधिक थी। अलग अलग व्यक्तियों और अलग अलग रिपोर्टों में मरने वालों की संख्या अलग अलग बताई गई। इतना नरसंहार करने के बाद जनरल डायर ने एक संयंत्र रचा। मुख्यालय पहुंचकर अपने से बड़े अधिकारियों को टेलीग्राम किया कि उस पर भारतीयों की एक फौज ने हमला किया था, जिससे बचने के लिए डायर ने जवाबी कार्रवाई के लिए गोलियां चलानी पड़ी। ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ने इसके उत्तर में डायर को टेलीग्राम किया कि तुमने एकदम सही कदम उठाया, मैं तुम्हारे इस निर्णय को अनुमोदित करता हूँ। फिर इसके बाद तुरंत माइकल ओ डायर ने अमृतसर और अन्य क्षेत्रों में मार्शल लॉ लगाने की मांग की, जिसे जेम्स कोर्ट ने अनुमति दे दी। जब इस घटना की जांच हुई तो इस हत्याकांड की विश्व भर में निंदा हुई, जिसके दबाव में भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मोंटेग्यू ने 1919 के अंत में इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन नियुक्त किया। कमीशन के सामने जनरल डायर ने स्वीकार किया कि वह गोली चलाकर लोगों को मार देने का निर्णय पहले से ही लेकर वही गया था। डायर उन निहत्थे लोगों पर चलाने के लिए 2 तोप भी लेकर गया था, जो सकरे रास्ते से नहीं अंदर जा पाई। हंटर कमीशन की रिपोर्ट आने पर 1920 में डायर को अपने पद से हटा दिया गया और कर्नल बना दिया गया और उसे भारत में पोस्ट न देने का निर्णय लिया गया। उसे स्वास्थ्य कारणों से ब्रिटेन वापस भेज दिया गया, लेकिन विश्वव्यापी निंदा के दबाव के कारण डायर को इस्तीफा देना पड़ा। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के बाद अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया और लोगों में इस घटना के कारण आज़ादी को हासिल करने की चाहत और बढ़ गई।
और आज़ादी की खबर पूरे भारत में आग की तरह फैल गई। आज़ादी की चाह न केवल पंजाब बल्कि पूरे भारत के बच्चे बच्चों के सर चढ़कर बोलने लगे और उस समय हजारों भारतीयों ने जलियांवाला बाग की मिट्टी को माथे पर लगाकर देश को आज़ाद कराने की कसम खाई। और फिर गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। जब जलियांवाला बाग में यह हत्याकांड हो रहा था, उस समय उधम सिंह वही मौजूद थे और उन्हें भी गोली लगी थी। उन्होंने उसी समय तय कर लिया कि वहाँ इस घटना का बदला जरूर लेंगे और फिर उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में टायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। फिर इसके बाद 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को फांसी पर लटका दिया गया। सन 1923 में ट्रस्ट ने स्मारक परियोजना के लिए भूमि खरीद ली थी और अमेरिकी वास्तुकार बेंजामिन फॉल्क द्वारा डिजाइन किया गया एक स्मारक साइट पर बनाया गया था। और 13 अप्रैल 1961 को जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेताओं की उपस्थिति में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया था। बंदूकों की गोलियां आज भी दीवारों और आसपास की इमारतों में इस समय भी दिखती है। जिस कुएं में कई लोग अपनी जान बचाने के लिए कूदे थे, वह कुआं पार्क के अंदर एक संरक्षित स्मारक के रूप में आज भी वही मौजूद है। एक बार आप भी सोचकर देखिए, वो मंजर कितना भयानक होगा, जिस जगह से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं, चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थी और उस मैदान में लाखों की भीड़ में अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। इस मंजर को सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं अगली बार ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ।